चलो, गुड मॉर्निंग। ऐसे 500 कर रहे थे कल अपन, जिसका नाम क्या था? तो परफेक्ट ऑडिट एविडेंस की कल हमने बहुत सारी बातें करी। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि ऑडिट एविडेंस आखिर होता क्या है, ठीक है। ऐसे 500 के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, क्या है? ओके, आगे उसके आगे क्या है? ऐसे 500 का क्या ऑब्जेक्टिव है? हमने देखा कल कि ऐसे 500 का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बोलो फटाफट। सही बोल रहे थे? हाँ हाँ, कि ओपिनियन देने के लिए जिस चीज को वो बेसिस बनाता है ऑडिट एविडेंस, वो उसको किस तरह से जुटाने हैं, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जुटाने हैं। और ऑडिट एविडेंस के बारे में और एक बात कल हमने देखी थी, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस देखी थी ना। कितने तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं? पहला क्या था? नेचर। दूसरा क्या था? सोर्सेज। नेचर के अकॉर्डिंग ऑडिट एविडेंस कितने तरह के होते हैं बेटा? हाँ हाँ हाँ, 3 तरह के होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, विजुअल एविडेंस और ओरल एविडेंस। सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा है? और थोड़ा कम? और कम? परफेक्ट। उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या थी? सोर्सेज। सोर्सेज के अकॉर्डिंग एविडेंस कितने टाइप के थे? 2 ही तरह के थे। कौन से कौन से? इंटरनल और मोर रिलायबल कौन सा है? डेफिनेटली एक्सटर्नल। आज हमें देखना है सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में कुछ बातें हैं, और बाद में ये वाला टॉपिक अपन को मेजरली आज करना है। ये आप पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत खूबसूरत स्कैनिंग हुई है ना। तो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ, छोड़ दूं। Some audit evidence is obtained by performing audit procedures to test the accounting record. For example, बातें नहीं होनी चाहिए। हो गया? मैं पढ़ूं, है ना? हाँ, चलो। Okay. Some audit evidence is obtained by performing audit procedures to test the accounting records. For example, through analysis and review, re-performing procedures followed in the financial reporting process, and reconciling related types and application of the same information. Through the performance of such audit procedure, auditor may determine that the accounting records are internally consistent and agree to the financial statement. देखो, जब भी आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का इवैल्यूएशन करते हो, एग्जामिनेशन करते हो, चाहे वो कोई सी भी तरह से हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप रीपरफॉर्म क्या होता है? समझो कोई इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है या कोई प्रोसीजर लगा हुआ है, आप खुद उसे परफॉर्म करके देख रहे हो कि वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है। आप खुद कोई फॉर्मूला लगाकर जो कैलकुलेशन उसको रिकैलकुलेट करके देख रहे हो कि वो सही है या फिर नहीं है। चाहे आप कोई भी प्रोसीजर लगाओ, किसको इवैल्यूएट करने के लिए? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। आप वो कर क्यों रहे हो? ताकि आपको सिंपली ये पता चल सके कि जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या करते हैं? अग्री करते हैं। कि भाई अगर 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में मेरे दिख रहे हैं किसी भी आइटम में, तो उसके पीछे जो रिकॉर्ड्स है वो भी वो ही बात दिखा रहा है, या फिर उसको प्रूव करने के लिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो सफिशिएंट है। आगे, more assurance is ordinarily obtained from consistent audit evidence obtained from the different sources or of a different nature than from the items of audit evidence considered individually. देखो, इसके पूरा पढ़ो एक बार। इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी दैट आर ऑडिटर में यूज एज एन ऑडिट एविडेंस में इंक्लूड कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टीज एनालिसिस रिपोर्ट एंड कंपेरेबल डेटा अबाउट द कॉम्पिटिटर। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी भी एक एरिया को चेक करने के लिए अलग अलग सोर्स से एविडेंस जुटाते हो, और वो सारे एविडेंस भी क्या हो रहे हैं? अग्री कर रहे हैं किसके साथ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो आपका एश्योरेंस लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज, मैं यार एक एविडेंस किसी और जगह से लेकर आ रही हूँ, एक इंटरनल से, एक एक्सटर्नल से, लेकिन सारे ही क्या कर रहे हैं? अग्री कर रहे हैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो नो डाउट मेरा एश्योरेंस लेवल क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिए कि जैसे एक्सटर्नल के अंदर आप थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस ले सकते हो, या फिर अपने ना कॉम्पिटिटर का डेटा ले सकते हो, कंपैरेबल डेटा जो होता है एनालिसिस करने के लिए। ओके, तो आप कोई सा भी एविडेंस बाहर से भी इकट्ठा कर सकते हो, और जितने डिफरेंट सोर्सेस से आप एविडेंस इकट्ठा करते हो और अगर वो अग्री करते जाते हैं आपके एफएस के साथ, तो आपका एश्योरेंस लेवल क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। उसके बाद देखो, ये तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक था, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। अब मैं बात करूंगी उस चार्ट की, एक बार देखेंगे, बट आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने वो कहां पे चार्ट बनाया था, कौन से चैप्टर में बनवाया था?
सेकंड में तो होगा तो सही कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, मैंने बनवाया, वैसे ही बनाया था, राइट? इंसर्ट नहीं किया हुआ मेरे को लग रहा है, मैंने बनवाया ही था। ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा तो फिर से कोशिश करेंगे। ये रहा, मिल गया। क्या ये चार्ट आपको याद है थोड़ा सा? परफेक्ट, ओके। देखो फटाफट से ये चार्ट अपन एक बार रीड करेंगे, फिर आपको उस प्रोसीजर पर लेकर जाती हूँ। ओके, हमने देखा था कि आपको फाइनली क्या करना है, अपना ओपिनियन देना है। आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना। ओपिनियन आप देते हो किसके बलबूते? ऑडिट एविडेंस के बलबूते। ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते कैसे हो लेकिन? ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर। अरे जब तक मैं ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगाऊंगी मेरे पास सबूत कहां से आएगा? और सबूत अगर नहीं आएगा, सबूत अगर नहीं आएगा तो मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगी। सो बैक फॉर, अगर मैं पीछे जाती हूं तो सिंपली सी क्या पता चलती है मुझे कि भाई ऑडिट प्रोसीजर्स जो लगाने हैं वो कितने तरह से लगा सकती हूँ, कितने तरह से लगा सकते हैं। पहला क्या होगा भाई, जोर से बोलो, ये चार्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने तुम लोग को पहले, ठीक है? तुम लोग को फाइनली क्या लगाना है? ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, ताकि तुम क्या ऑब्टेन कर सको? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सको। ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते कैसे हैं? क्या डायरेक्टली जाकर डेटा चेक कर लोगे, क्रेडिटर चेक कर लोगे? नहीं, कंपनी में जाकर सबसे पहले मैं कौन सा प्रोसीजर लगाऊंगी? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ओके, क्या लगाएंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई भी असर्शन चेक करने से पहले, कोई भी एरिया चेक करने से पहले उस कंपनी के रिस्क को क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई इस कंपनी में, इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं। और वो आपको पता कैसे चलता है? जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाकर ये जान लेते हो कि भाई ये एंटिटी करती क्या है और इसमें कितना रिस्क प्रेजेंट है, ठीक है? तो अपन ने, मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये सारी बातें लिखी हुई है ऐसे 315 में, जिसका नाम क्या था? हाँ, जिसका नाम क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स। अब पूरा एक साथ बोलो ना, इधर टुकड़ों में क्या बोल रहे हो? हाँ, ऐसे 315 का नाम बोलो पूरा फटाफट। बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसका मतलब सबसे पहला काम है मुझे जाकर एंटिटी के रिस्क को पता करना है कि भाई इस एंटिटी के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है। ओके, और वो मैं कैसे पता करूंगी? उस एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझकर, कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाकर। अब वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मैं इसलिए लगा रही हूं ताकि मैं मेरे आगे के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई डिसाइड कर सकूं। याद है ना, ये बात भी याद है कि नहीं है? हाँ, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई में डिसाइड कर सकूं, इसलिए मैं आरएपीज लगा रही हूं। अब आप लोग पहुंच गए हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे, जहां पर मैंने आपको बोला था कि दो चीजें इसमें इंक्लूड है बेटा, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा, यस, इतनी बात अपन ने करी थी। ओके, अब यही सारा चार्ट आपको कहां पढ़ना है? उसके अंदर पढ़ना है। तो तुमको ना बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको थोड़ा सा ये इसका आइडिया है कि ये वर्ड्स क्या होते हैं, टीओसी क्या होता है, टीओडी क्या होता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होता है, याद है ना? चले, ओके। ये चार्ट जितनी बार तुम पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें कोई नई बात बताएगा। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्या इसमें कोई दिक्कत है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसके दो पार्ट है, टीओसी और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर जिसके दो पार्ट है, टीओडी और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। याद है ना पूरा? कोई दिक्कत है क्या इस अपने चार्ट से? इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। देखो अब इनको यहाँ पर खाली एक्सप्लेन किया हुआ है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या था? देखो, audit procedure performed to obtain the understanding of the entity and its environment, including the entities, including the entity's internal control, to identify and assess the risk of whether due to fraud or error at the financial statement and the assertion level। बहुत ही सिंप्लिसिटी से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जो अपन ने बात करी थी आरएपीज होते क्या है, एग्जैक्टली उसी भाषा में लिखा हुआ है। आरएपी का मतलब है वो सारे प्रोसीजर जो कि मैं परफॉर्म करती हूँ कंपनी में, एंटिटी में जाते ही, ताकि मैं उस कंपनी को, उस एंटिटी को समझ पाऊं। देखो बेटा, जब तक उस एंटिटी को नहीं समझोगे तुमको क्या पता चलेगा कि इस एंटिटी में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा रिस्की है और क्या कम रिस्की है। तो सबसे पहला काम है ऐसे प्रोसीजर्स लगाना जो मुझे उस एंटिटी की क्या दे,
अंडरस्टैंडिंग दे, उसके एनवायरनमेंट की क्या दे, अंडरस्टैंडिंग दे, उसके इंटरनल कंट्रोल्स की क्या दे, अंडरस्टैंडिंग दे। ठीक है, क्यों कर रही हूं मैं इतने सारे प्रोसीजर, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं, असेस कर सकूं कि भाई इस एंटिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क कितना है। ओके, बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की। सारे आरएपीज लगा के मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार इस एंटिटी में इस एरिया में इतना रिस्क है, इस एरिया में इतना रिस्क है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। अब उसके अकॉर्डिंग में मेरे क्या डिजाइन करने वाली हूँ, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें से पहला है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, बोलो क्या है, सिंपल सिंपल लेमन लैंग्वेज बोलो। हाँ, चेकिंग ऑफ सारे प्रोसीजर्स को क्या बोला जाएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। वो सारे प्रोसीजर्स जो इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करते हैं वो सारे प्रोसीजर क्या कहलाते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सिंपल। ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग और करेक्टिंग द एमएम एट द असर्शन लेवल। तुमको ये भाषा समझ में नहीं आएगी, पढ़ो और मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, मतलब आएगी, सॉरी जरूर आएगी, पढ़ो। खुद ट्रांसलेट करना आना बड़ा जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, जो अपन को पता है कि टीओसी क्या होता है वो ही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा ना लैंग्वेज बहुत अच्छा यूज किया हुआ है। बताओ क्या लिखा हुआ है, हिंदी ट्रांसलेट करो। सिंपल, मैं तुमसे कोई रामायण नहीं पूछ रही, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रही, सिंपल ट्रांसलेशन पूछ रही हूँ। बोलो क्या लिखा। उन्होंने जो इंटरनल कंट्रोल लगाया है वो कितना स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या अगर पकड़ा जाए तो फिर वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ओके, और कोई, ठीक है, और कोई बताना चाहेगा क्या लिखा हुआ है। मतलब वही बात है जो अब मैंने बोली, वही बात है जो इसने बोली, बस थोड़ी लैंग्वेज क्या है, सुंदर है। देखो क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है वो सारे प्रोसीजर जो तुम डिजाइन करते हो और जो तुम परफॉर्म करते हो, क्या इवैल्यूएट करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस। और इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि भाई इस एंटिटी में जो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई मतलब प्रिवेंट, करेक्ट और डिटेक्ट करने में सक्षम है या नहीं। देखो तीन शब्द हैं, प्रिवेंट, करेक्ट और प्रिवेंट। क्या होता है, अरे अपन बोलते हैं ना बीमारी का वो प्रिवेंशन इज बेटर देन, मतलब होने से पहले ही रोक लेना। तो क्या इंटरनल कंट्रोल गलतियों को प्रिवेंट कर पा रहे हैं, मतलब होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर चलो हो गई तो जो हो गई उसको क्या करेक्ट कर पा रहे हैं, उसको क्या सही करवा पा रहे हैं, और क्या जो भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है या हुई है उसको डिटेक्ट तो कम से कम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। ये ही तो चेक कर रहे हो। कंट्रोल्स चेक करने का क्या मतलब है, और कि भाई जो भी इंटरनल कंट्रोल कंपनी में लगे हुए हैं क्या वो इतने इफेक्टिव हैं कि वो गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं है। ये बात तुम्हें कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी, इंटरनल कंट्रोल की अच्छी भाषा बोलो, और अच्छी भाषा बोलो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाकर। क्या लगाकर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाकर। आ गई बात समझ में, चलो आगे। सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू डिटेक्ट द एमएम एट द असर्शन लेवल। अब फाइनली एक्चुअली जो काम मुझे करना है, जो असर्शन लेवल है, आपके जितने भी असर्शंस है उसमें सच में कौन सा मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है और कौन सा नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो भी प्रोसीजर लगाते हो, आइदर यू आर डूइंग रीकैलकुलेशन, आइदर यू आर डूइंग रीपरफॉर्मेंस, आइदर यू आर डूइंग एनीथिंग, जो भी प्रोसीजर्स तुम लगा रहे हो ताकि तुम्हें पता चले कि सच में कौन सी गलती प्रेजेंट है और नहीं है, आइदर बाय फ्रॉड और एरर, वो सारे के सारे प्रोसीजर क्या कहलाते हैं, सब्सटैंटिव। वेरी गुड। सब्सटैंटिव प्रोसीजर के भी भाई साहब दो पार्ट है, एक है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। In obtaining audit evidence from substantive procedure, auditor is concerned with the number of assertions. अभी इतना शब्द इन्होंने यूज कर लिया है, assertion, 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 assertion क्या होता है वो हम अभी आपके लिए assertion पता है क्या है, अभी आपके लिए assertion है कि भाई आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया वाइज क्या करना है, आपको चेकिंग करनी है, उसमें भी assertions होते हैं, आपके यहाँ पर भी हुए हैं, पर मैं आपको ना assertion का एग्जैक्ट मीनिंग यहां नहीं समझाऊंगी,
अपन करेंगे, एक चैप्टर आएगा इसमें ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वहां पर आपको मैं असर्शन समझाऊंगी क्योंकि वहां आपको बेहतर समझ में आएगा और वहां पर उसका यूज भी बेटर होगा। अभी तो सिर्फ मीनिंग समझ लिया आपने, स्टार्टिंग में भी समझा दिया था मैंने मीनिंग, तो असर्शन का उतना ही काफी है, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। मेथड्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, कौन कौन से मेथड से आप ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर सकते हो। बेसिकली क्या बता रहे हैं पता है, ऑडिट प्रोसीजर। अरे ऑडिट एविडेंस कैसे इकट्ठा करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर लगाकर, वही क्या है, मेथड्स है। कौन सा प्रोसीजर लगा सकते हो, ये कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट, लेकिन आपके आईसीआई के मॉड्यूल्स में हमेशा से यही लिस्ट दी हुई है, ओके, तो इसलिए अपने लिए तो एक्सक्लूसिव ही है, ठीक है। सो मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, इतना इजी क्वेश्चन पता नहीं, आता नहीं है, जनरली आ भी जाता है कभी कभी, लक अच्छा होता है तो। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो बच्चे तो पूरा का पूरा एज इट इज लिख कर आ जाएंगे। वैसे देखो क्या दिया हुआ है, कितने मेथड्स दिए हैं, कितने मुझे बताओ ना, मेरे को नीचे तक जाना पड़ेगा नहीं तो। 7, ओके, मुझे बोलते जाना क्या क्या है। 3 तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला है इंस्पेक्शन, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तीसरा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आगे बोलो, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, क्या क्या, एपी एनालिटिकल प्रोसीजर, आगे इंक्वायरी, ओके, इंक्वायरी बहुत बड़ा दिया हुआ होगा, चलो ठीक है, चेंजेस नहीं है इस बार इसका मतलब टॉपिक में। देखो कितने प्रोसीजर दिए हुए टोटल, 7 के अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है, जरूर नहीं है 7 लगाओ और हो सकता है 17 भी लगाओ, ओके, लेकिन दीज आर सम वेरी वेरी बेसिक और वेरी वेरी पॉपुलर मेथड्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर, सबसे इजी, इंस्पेक्शन। आपको पता है इंस्पेक्शन से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एक्चुअली सबसे पहला प्रोसीजर जाने अनजाने में वो ही लगता है ना। ऑब्जर्व तो अपन एवरी टाइम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे पहले, चलो पढ़ो ऑब्जर्वेशन। कौन पढ़ेगा, अब तुम पढ़ोगे, बहुत देर हो गई मुझे पढ़ते हुए, पढ़ो। ओके, देखो ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या बोला है, जो भी आप ऐसा प्रोसीजर कर रहे हो जहां पर आप लुकिंग एट द प्रोसेस का काम कर रहे हो। इसका मतलब देखो, समझो कि मुझे इन्वेंट्री काउंट करना है, ठीक है, पर यार इन्वेंट्री काउंट मैं थोड़ी करूंगी, इतनी सारी इन्वेंट्री जाके ऑडिटर खुद ही काउंट करने लग जाएगा, ओके, तो मैनेजमेंट को भी हर साल अपनी इन्वेंट्री काउंट करना पड़ता है। अरे उनको खुद को भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से मतलब है, सबसे पहले तो उन्हीं को मतलब है अपनी कंपनी से, मुझे तो बाद में है। तो जब वो ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, मैंने उनको बोला कि देखो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, जब मैं लास्ट में आऊंगी इन्वेंट्री काउंट करवाऊंगी या मैं करूंगी, इतना टाइम किसके पास, जब तुम करोगे ना तब मुझे भी बुला लेना, तुम्हारा भी काम मेरा भी काम। उन्होंने तुम्हें बुला लिया, अब तुम जो उनका बंदा इन्वेंट्री काउंट कर रहा है उसको खाली क्या कर रहे हो, तुमको कॉन्फिडेंस आ गया कि बंदा काम सही कर रहा है, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा वो चीज, फिगर भी जो आएगा एंड में वो क्या आएगा, डेफिनेटली सही आएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन। आगे देखो ये बात तो है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा प्रोसीजर है, आपको वो ये जो प्रोसेस परफॉर्म होता है, जो प्रोसीजर परफॉर्म होता है उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है ऑब्जर्व करने से, लेकिन ऑब्जर्वेशन टाइम लिमिटेड है ना। अभी समझो कि आपने जब वो इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व किया, बस वो तभी तक है, आप समझ पा रहे हो, उसके बाद में अगर कुछ चेंजेस होते हैं या उसके पहले, सो वो चीज उसमें इंक्लूड नहीं होती, ओके, सो ठीक है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क है, प्रोसीजर को देख रही हूं दैट इज ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही हूं देखकर दैट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है जो अपन थ्रू आउट द ऑडिट करते ही रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स, हाँ, inspection provides audit evidence of varying degrees of reliability depending on their nature and source. सिंपल सी लाइन एक ही हाईलाइट करनी है, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, चाहे कोई भी हो वो डॉक्यूमेंट, सारा ही क्या है, इंस्पेक्शन। आगे example of inspection used as a test of control is inspection of records for evidence of authorization. Some documents represent direct audit evidence of the existence of an asset, for example documents constituting a financial instrument such as a bond. Inspection of tangible asset may provide reliable audit evidence with respect to their existence but not necessarily ऑब्लिगेशन। देखो क्या बोल रहा है इस पॉइंट के अंदर, ये बोल रहा है कि ना अलग अलग डॉक्यूमेंट जो आप इंस्पेक्ट करते हो वो अलग अलग बातों को वेरीफाई करता है। जैसे कि अपन ने कल, मैंने तुमसे रेलेवेंस की बात करी थी ना, कि एक बिल्डिंग का डेटा चेक करने के लिए भी एक एविडेंस काफी
नहीं होता, ठीक है। अगर एक डॉक्यूमेंट है जो वो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती ये बताता है, ठीक है, पर जरूरी नहीं है वो डॉक्यूमेंट ये भी बताए कि ये जो कंपनी है, सॉरी, ये जो बिल्डिंग है ये एंटिटी को बिलोंग करती है या फिर नहीं करती। उसके लिए आपको दूसरा डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जरूरी नहीं है एक डॉक्यूमेंट से आप उस एरिया का या उस पर्टिकुलर चीज की सारी बातें क्या कर लो, वेरीफाई कर लो या सारी बातें चेक कर लो, ये जरूरी नहीं है। ओके, inspection of individual inventory item may accompany the observation of inventory counting। ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन बहुत बार साथ साथ काम करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे प्रोसीजर साथ साथ काम। तुम्हें क्या लगता है, इंक्वायरी करते हैं अपन, उस टाइम ऑब्जर्वेशन काम नहीं करता, बहुत ज्यादा करता है। ओके, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि ना साइकोलॉजी और इसका भी अपन ने कनेक्शन पढ़ा था ना, ऑडिट का, साइकोलॉजी का, ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियरल साइंस का पढ़ा था, करेक्ट। हाँ, तो ऑडिट का, बिहेवियरल साइंस का भी क्या है, आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। ऑब्जर्वेशन एवरी टाइम आप इंक्वायरी करो, आप इंस्पेक्शन करो, ऑब्जर्वेशन हमेशा कैरी ऑन अपन करते ही हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन बताने की जरूरत है क्या वैसे तुम्हें? इतना एग्जाम्पल ले लिया अपन ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, पढ़ लो एक बार क्या है। एक ऐसा एविडेंस जो कि ऑडिटर को डायरेक्ट मिलता है, किससे, थर्ड पार्टी से। अब किसी भी तरह से मिल सकता है, लेटर भेज सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं, वो अपनी हेडेक नहीं है। जनरली एक्सटर्नल कंफर्मेशन अकाउंट बैलेंसेस को लेकर ही लिया जाता है। क्रेडिटर से भी उसका बैलेंस, क्रेडिटर से भी उसका बैलेंस और बैंक से भी उसका बैलेंस ही पूछते हैं अपन, अकाउंट बैलेंस। तो जनरली बैलेंस को लेकर ही एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिए जाते हैं। हाँ, रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं कि सिर्फ इसी पे ही आप पूछोगे, पूछ कुछ भी सकते हो, लेकिन देखा यही गया है कि जनरली अकाउंट बैलेंस ही पूछे जाते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर। सेम एग्जांपल है। External confirmation are also used to obtain audit evidence about the absence of certain conditions. Example, absence of a side agreement that may influence revenue recognition. कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं है कि खाली अकाउंट बैलेंस को लेकर ही आप पूछो। आप कोई चीज आपको लग रहा है कि यार ये चीज इसके अंदर एब्सेंट है या चीज नहीं है, तो सच में वो चीज नहीं है या फिर छुपाई नहीं गई है आपसे, आप इस चीज का भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन दूसरी पार्टी से ले सकते हो कि भाई ऐसा तो नहीं कि इस कंपनी ने, इस एंटिटी ने मुझे नहीं दिया, सच में तुम्हारे बीच में ऐसा कोई साइड एग्रीमेंट नहीं हुआ था पक्का। ओके, तो उसका वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिकैलकुलेशन बताना है क्या, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो भी रिकैलकुलेशंस आप करते हो वो सब रिकैलकुलेशन में काउंट होते हैं। मैथमेटिकल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। रीपरफॉर्मेंस का मतलब है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर और कंट्रोल्स बाय द ऑडिटर पर्सनली। जब ऑडिटर पर्सनली इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करता है किसी भी, एक तो ना बता दिया एंटिटी ने कि यार बायोमेट्रिक्स लग रहे हैं और पक्का ऐसे ही काम होता है, एक तुम उसको खुद परफॉर्म करके देख रहे हो कि सच में वो काम करता है कि नहीं करता है, प्रोसीजर कैसे काम कर रहा है, दैट इज रीपरफॉर्मेंस। एनालिटिकल प्रोसीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, बताया हुआ तुमको, मैंने बताया हुआ है, बोलो। कौन सा एग्जांपल बताया हुआ है, गाड़ी और पेट्रोल का खर्चा। उसमें मैंने बोला भी था इनको एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं। हाँ, जब भी आप किसी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हो ना, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। मैं पिछले साल के डेटा को, पिछले साल के बैलेंसेस को इस साल से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली मेरी इंडस्ट्री में 10% सेल हर साल क्या होती है, इंक्रीज होती है, होती होगी, ठीक है। मैंने देखा पिछले साल के डेटा और इस साल की सेल्स के अंदर 40% का क्या है, इंक्रीमेंट। कैसे पता चला, तुम्हें कैसे डाउट होगा कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तुमने कंपेयर किया, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। लेकिन खाली लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करना ही नहीं है, जब आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी कंपेयर करते हो वो भी क्या है, हाँ, फाइनेंशियल डेटा आपका पेट्रोल एक्सपेंस या फिर इस तरह का कोई एक्सपेंस, ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल डेटा क्या है, वो गाड़ी। मतलब आपने नॉन फाइनेंशियल डेटा को फाइनेंशियल डेटा से क्या किया है, कंपेयर किया है। ओके, कुछ कंडीशन को, नॉन फाइनेंशियल डेटा को फाइनेंशियल से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, दैट इज आल्सो एनालिटिकल प्रोसीजर। ये भी हम लगाते रहते हैं। और लास्ट है इंक्वायरी। कभी कभी क्या है, बाकी सब तो अलग से देखो नहीं पूछे गए हैं, पर इंक्वायरी अलग से भी पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंक्वायरी,
या फिर कुछ इस तरह से इंक्वायरी को लेकर अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी तो इतना मटेरियल ही नहीं है कि वैसे अलग से पूछा जाए, इंक्वायरी में बहुत मटेरियल आता है, पर इट्स वेरी इजी ना। कभी कभी 4 मार्क्स में सिर्फ इंक्वायरी पूछ लेते हैं लोग, और कभी कभी सारे मेथड्स भी पूछते हैं, सारे पूछते तो वो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे इंक्वायरी पढ़ो, क्या होता है इंक्वायरी। चाहे एम्प्लॉइज से, चाहे बाहर के आदमी से, जब भी मैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी से भी कोई बात पूछती हूँ, वो सब इंक्वायरी में ही काउंट होता है। कभी कभी फाइनेंशियल बात भी पूछती हूँ, कभी कभी नॉन फाइनेंशियल बात भी पूछ सकती हूँ। तुम्हें पता है इंक्वायरी भी ना फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरह से होती है। ओके, अभी समझो यार 2-3 महीने ऑडिटर उस एंटिटी में रहता है, तो क्या एम्प्लॉइज है या जो उसकी हेल्प कर रहे हैं मैनेजमेंट में से, क्या उससे उसकी कोई जानकारी नहीं होती होगी? अरे एकदम यार दोस्त बन जाते हैं पूरे, ठीक है। तो कभी कभी नीचे आके बनाने भी पड़ते हैं, ओके, ताकि ना ब्रेक के टाइम पे चलो यार चाय पी के आते हैं नीचे 10 मिनट, चाय पे ही बात हो जाएगी। ऑडिटर कैसे भी कुछ भी बात करता है, कुछ भी बात निकलवा सकता है, वो सब उसकी जजमेंट, उसके टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है, उसका तरीका है कि वो किस तरह से क्या बात निकलवा ले। सो इंक्वायरी कभी भी, इंक्वायरी कोई ऐसे परफॉर्म नहीं करता है कि भाई कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 1 बुक करो, तुम आओगे, तुमसे इंक्वायरी करूंगी, ये क्वेश्चन है। ये बहुत फॉर्मल इंक्वायरी हो गई, ये बहुत कम होता है ऐसा नहीं है तो होता ही नहीं है। होता है जब हम टीसीडब्ल्यूजी से बात करते हैं, ठीक है, जब हम मैनेजमेंट सीईओ से बात करते हैं, कुछ कुछ ऐसा भी होता है, लेकिन जनरली जो इंक्वायरीज होती है ना, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। वो काम करते 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 भी क्या कर लेता है। So it can be on financial data, it can be on non-financial data also, लेकिन अल्टीमेटली लिंक फाइनेंशियल डेटा से ही होगा उसका डेफिनेटली। सो इंक्वायरी एक ऐसा प्रोसीजर है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो किसी से भी, आउटसाइड एंटिटी वाले आदमी से या इनसाइड वाले आदमी से, सब कुछ क्या है, इंक्वायरी, ठीक है। आगे इंक्वायरी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रूआउट द ऑडिट इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड मे रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल। ये अपन ने जो भी बात करी एकदम वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरी, एक तो मैं मेल भेज रही हूँ, पेपर रिटर्न इंक्वायरी ले रही हूँ कि भाई सीईओ साहब, एमडी साहब, ये कंफर्म कर दो कि ना तुम्हारे यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन तुमने लिया हुआ है वो इस कारण से एसएलएम पर लिया है, इस कारण से डब्ल्यूडीवी पर लिया है, और कोई रीजन नहीं है। कुछ कभी कभी इंक्वायरी जो होती है वो बहुत ही फॉर्मल होती है, पर देखा गया है कि मोस्टली कैसी होती है, इनफॉर्मल ज्यादा होती है, ठीक है। और इन एडिशन टू अदर प्रोसीजर का मतलब है इंक्वायरी कभी भी ना अलोन परफॉर्म होती नहीं है। जैसे इंक्वायरी के साथ हमेशा ना इंस्पेक्शन क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, रिकैलकुलेशन क्या होता है, मतलब एनी प्रोसीजर कैन बी क्लब्ड विद इंक्वायरी। इंक्वायरी अकेला बेस्ट एविडेंस होता है क्या, नहीं। व्हेन इंक्वायरी इज क्लब्ड विद अदर प्रोसीजर वो बेस्ट बन जाता है, ओके। चलो आगे पढ़ो। Inquiries is an integral part of inquiry process. Responses to inquiries may provide the auditor with information not previously possessed or with corroborative audit evidence. देखो क्या लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ना इंक्वायरी करना एक बात है, उसको इवैल्यूएट करना दूसरी बात है, ठीक है। मैंने पूछा, उसने जो जवाब दिया उसको एग्जामिन करना अब मेन बात है कि भाई एक तो वो मुझे जवाब सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। सबसे पहला इवैल्यूएशन तो यही है, ओके। और कभी कभी इंक्वायरी में कुछ बातें ऐसी आ जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आ जाती है जो मेरे पास पहले वाकई में नहीं थी, या फिर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। कोरोबोरेटिव क्या होता है पता है, सपोर्टिव बोल सकते हो, सपोर्टिव, ठीक है। एक होता है कंक्लूसिव, एक होता है कोरैबोरेटिव, ठीक है, कच्चा पक्का, ओके, और एक होता है पक्का पक्का। कभी कभी जो कोरैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस होते हैं ना, जो सपोर्टिव ऑडिट एविडेंस होते हैं, जो कच्चे पक्के ऑडिट एविडेंस मैंने इकट्ठा करा था, इंक्वायरी उसको क्या कर देती है, पक्का कर देती है, कंक्लूसिव कर देती है। इसका मैं यही तो बोल रही हूँ, कुछ प्रोसीजर के साथ अगर तुम इंक्वायरी को क्लब कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, बहुत ही बेस्ट प्रोसीजर बनकर सामने आएगा। सो इंक्वायरी हमें इंफॉर्मेशन देती है, प्लस कभी कभी जो कोरॉबोरेटिव ऑडिट एविडेंस होते हैं, जो कच्चे पक्के से ऑडिट एविडेंस होते हैं, उनको भी क्या कर देती है, पक्का कर देती है, ठीक है, कि हाँ यार अब मुझे क्या हो गई है, संतुष्टि हो गई है। आगे हाँ ठीक है, कभी कभी उसको लेना पड़ता है मैनेजमेंट से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ताकि उसकी जो इंक्वायरी है वो ऑफिशियल हो जाए, कंफर्म हो जाए, और आगे जाके उससे कोई इशू ना हो। आगे Although inquiry may provide important audit evidence and may even produce evidence of a misstatement, inquiry alone ordinarily does not provide sufficient audit evidence
of absence of a material misstatement. At the assertion level, role of the operating effectiveness of control. कितनी भी अच्छी इंक्वायरी कर लो, सिर्फ इंक्वायरी से कभी भी काम नहीं चलता, आपको क्लब करना ही पड़ेगा उसे दूसरे प्रोसीजर्स के साथ में। असर्शन वाला टॉपिक मैंने तुम्हें बोला है, मैं तुम्हें वहां पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्या बच गया इसमें? ऑडिट ट्रेल बचा है, ऑडिटर्स ड्यूटीज व्हेन एन इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाली बाय द एंटिटी, ठीक है। सेलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हारे लिए नया है। इतना ही है ना? इतना ही कैसे है, ये बहुत है। यहां से पढ़ेंगे। Auditor's duties when an information to be used as audit evidence. Information prepared using the work of management expert. देखो कभी कभी कुछ कैलकुलेशंस, कुछ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है तो मैनेजमेंट के पास तो सारी कैलकुलेशन प्रेजेंट होगी ही होगी। कभी कभी ना मैं क्या करती हूँ, अगर कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है मैनेजमेंट में तो मैं उनके भी डेटा को क्या कर लेती हूँ, यूज कर सकती हूँ कि पता है कि एक्सपर्ट बैठा है, जो डेटा है वो ऑथेंटिक होगा, मुझे विश्वास है। तो मैं क्या करती हूँ, खुद ना रिकैलकुलेट करके या खुद इतना बड़ा फॉर्मेट ना बनाकर उनकी कैलकुलेशंस को ही ले लेती हूँ और उनकी कैलकुलेशन को ना एक बार रीवेरीफाई कर लेती हूँ कि इन्होंने ठीक से काम किया है, ठीक है। लेकिन जब आप उनका काम यूज कर रहे हो तो अल्टीमेटली तो किसका काम यूज कर रहे हो? मैनेजमेंट का इंटरनल काम यूज कर रहे हो एक तरह से तुम, ठीक है। उस पर क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो। तो जब तुम ऐसी चीजों को एविडेंस बनाते हो ना जो उन्होंने खुद नहीं बनाई है, ओके, उस टाइम तुम्हारी कुछ ड्यूटीज बनती है। वो ड्यूटीज क्या है, पढ़ो। When information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management expert, the entity of audit procedures may be affected by matters such as nature and complexity of the matter to which management expert relates. हाँ, मतलब जिस मैटर को आपने एविडेंस बनाया है या जिस चीज को आपने एविडेंस बनाया है उसके वो जो मैटर है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है और फिर भी तुमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ही डेटा को क्या बना लिया है, अपना एविडेंस बना लिया है, तो तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर और ज्यादा क्या होंगे, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होंगे। और वो मैटर जिसको तुमने ऑडिट एविडेंस बनाना चाहा है और उसको परफॉर्म किसने किया है, उसको किया किसने है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने, उसमें रिस्क कितना है, जितना रिस्क होगा उतना ही ज्यादा तुम्हें तुम्हारे एपीज क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। देखो हमेशा यही कोशिश की जाती है कि अगर आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट की जगह कोई और एविडेंस मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास इकलौता एविडेंस जो होता है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का खुद का ही काम होता है। लेकिन फिर भी अगर समझो तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है तो क्या वो वाकई में उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम से कम रिलायबल है या ज्यादा रिलायबल है? ज्यादा होगा तो फिर वही ले लो ना भाई, उनका काम क्यों ले रहे हो? कम रिलायबल है तो ठीक है, लेकिन इफेक्ट तो हो गया ना उस पर्टिकुलर पॉइंट से। आगे हाँ आगे बहुत फर्क पड़ता है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिसका तुम काम यूज में ले रहे हो, एक तो वो एंटिटी का एम्प्लॉई है और एक तुम्हें पता है आउटसोर्स भी करते हैं कभी कभी एंटिटीज, मतलब किसी एक थर्ड पार्टी को अपना एक काम दे दिया। क्या वो एम्प्लॉई है कंपनी की? नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, काम उनके लिए करती है पर एम्प्लॉय नहीं है। तो ना ये जो आउटसोर्सिंग वाला होता है ना, इस पर मुझे ज्यादा विश्वास होता है, बशर्ते किससे, जो अंदर बैठकर खुद काम कर रहा है एज एन एम्प्लॉय। और ठीक है आगे। Whether the management expert is subject to technical performance standards or other professional or industry requirements. टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि भाई जो बंदा आप जिसका काम यूज में ले रहे हो वाकई में उसने सारे के सारे टेक्निकलिटी को यूज करके वो डेटा बनाया हुआ है, मतलब वो सच में एक्सपर्ट है। ऐसे हर किसी के काम को अपन यूज में नहीं ले सकते। Nature and extent of any controls within the entity over the management expert's work. Auditor's knowledge and experience of the management expert's field of expertise. हाँ, मतलब तुम्हें उस फील्ड की कितनी नॉलेज है कि नहीं है, तो तुम उसके काम को क्या करोगे, वेरीफाई करोगे ना। फिर चाहे एक्सपर्ट का ले लो चाहे किसी का भी ले लो, तुम्हें खुद को ही उसकी नॉलेज नहीं है तो तुम क्या वेरीफाई करोगे उसे आगे। और इफ एनी है ना, अगर उसके साथ तुम्हारा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है तो तुम उसको भी यूज ले सकते हो।
इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी। अब मैं उस इंफॉर्मेशन को यूज में ले रही हूं जिसको मैंने एंटिटी को बोला कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसने मुझे वो प्रोवाइड इजीली कर दी। आगे बढ़ो। When using information produced by the entity, auditor shall evaluate whether the information is sufficiently reliable for his purpose, including as necessary in the circumstances. Obtaining audit evidence about the accuracy and completeness of the information. चाहे तुमने जो डॉक्यूमेंट मांगा, जो तुमने इन्फॉर्मेशन मांगी, वो एंटिटी ने आराम से दे दी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है, कितनी कंप्लीट है, इस बात की जांच पड़ताल तुम्हें करनी ही पड़ेगी। आगे। And evaluating whether the information is sufficiently precise and detailed for the auditor's purpose. ठीक है, ओके। मतलब उसका जो डिटेलिंग है वो उतना है जितना तुम्हें चाहिए, तुम्हारा सेटिस्फैक्टरी पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, ओके। देखो इसके बाद जो अब अगला टॉपिक दिया हुआ है वो है सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। इससे पहले 2 मिनट रुकेंगे एक बार, है ना। यू कैन डू योर वर्क 1.5 मिनट। लाइट नहीं है तो कैसे चल रहा है सब? मतलब इतना एक्चुअली कभी ये नहीं चलता प्रोजेक्टर इन्वर्टर से। खैर ठीक है, ओके। देखो ये जो टॉपिक है ना, वी विल डू विद ऑडिट सैम्पलिंग। किसके साथ करेंगे? यस, ये सैम्पलिंग के साथ करेंगे। सैम्पलिंग समझाए बिना मैं तुम्हें नहीं करा सकती ये टॉपिक भाई। इसके लिए तुम्हें पूरी सैम्पलिंग समझानी पड़ेगी। सैम्पलिंग है तुम्हारे, बातें नहीं, सैम्पलिंग है तुम्हारे इसमें। कौन से चैप्टर में मुझे ध्यान नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, मेरी बुक में है कहीं। ठीक है, सो सैम्पलिंग के साथ करेंगे। देखो 2 टॉपिक मैंने इसमें तुम्हें छुड़वाए हैं, एक असर्शंस और एक सैम्पलिंग। ठीक है, वो अपन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब तुम्हें सैम्पलिंग करने के बाद तुमको मैं खुद भी बोल दूंगी पढ़ लो तो पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं है सर। एकदम सेम है, एकदम हाई वैल्यू ऑल आइटम सब एकदम डिट्टो है। वहां से पढ़ लो चाहे यहां से पढ़ लो, एज इट इज। ठीक है, ओके। आपका स्टैंडर्ड खत्म है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। उसको बोलना इसके बाद वाला स्टैंडर्ड भेज देना मुझे। आज तो नहीं चाहिएगा लेकिन भेज देना, है ना, पक्का। पहले ही, कल मत स्कैन करना आके। ठीक है, ओके। छोटे छोटे 3 टॉपिक बचे हुए हैं, आपका ऐसे 500 खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक्स अपने बचेंगे, वो अपन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ करेंगे। आखिरी टॉपिक जो आपका यहाँ पे आता है कि अगर आपने जो भी ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया है उस पर आपको क्या है, उसकी रिलायबिलिटी पर क्या है कि यार ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो एविडेंस है ना, ये जो बात है ना, या जो भी है एविडेंस जो भी है, मुझे इस पे ट्रस्ट अब नहीं हो रहा। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी आ गई है मुझे उस पर, या मुझे उस पर डाउट हो रहा है। क्या करेंगे, क्या करोगे भाई? अरे कुछ सोचो क्या करोगे। अरे बिना देखे बताओ क्या करोगे। वापस से उसी में एविडेंस में चेंज कर देगा। ओके, या तो ऑल्टरनेटिव एविडेंस ढूंढने की कोशिश करूंगी, या फिर कोई और अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने की कोशिश करूंगी। यही बोलना चाह रहे हो? रीपरफॉर्मेंस तो एक टाइप का ऑडिट प्रोसीजर हो गया। उस टाइम पे कौन सा नेसेसरी होगा वो तो उसका जजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यही बात आपके यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। अरे पढ़, हाँ हाँ हाँ, बस पढ़ो पढ़ो। हाँ भाई, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है तो वो क्यों नहीं पड़ेगी? अच्छा, क्योंकि उसकी आवाज देखो आ रही है पास में, इसलिए। गजब, गजब के बच्चे। तुम ही पढ़ो खुद। सर्दी है, इतनी सर्दी अपने राजस्थान में, सर दुखना तो बहुत ही आम बात है सर्दी में, है ना। उसकी तो आदत हो जानी चाहिए। अरे पढ़।
ओके मैं जब क्रेडिटर चेक कर रही थी उस टाइम पर मुझे जो ऑडिट एविडेंस मिला जिसके बलबूते मैंने क्रेडिटर को क्या कर दिया, सही कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब मैं परचेज जब चेक कर रही थी उस टाइम पर मुझे जो ऑडिट एविडेंस मिला है वो कहीं ना कहीं किससे लिंक हो रहा है, क्रेडिटर से लिंक हो रहा है, ठीक है, और वो पहले वाले एविडेंस से क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मैच नहीं कर रहा। और क्या हो सकता है दूसरी सिचुएशन? मुझे उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस पर क्या हो रहा है, अब डाउट हो रहा है। ऐसे केस में रहने दे भाई, मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसे केस में ऑडिटर शेल डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशंस एडिशन टू एपीज आर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर, शेल कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द मैटर इफ एनी ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। कुछ ही नहीं बोला इसने, क्या बोला है सिंपल सा कि देख लो कुछ और हो सकता है क्या, है ना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ और हो सकता है क्या, वो देख लो, और तो क्या ही करेंगे। अरे अपने को बहुत ज्यादा प्रोफेशनली काम करना पड़ता है, मतलब हमारे पास हमारी जो लीगल पावर्स है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एक्स्ट्रा प्रोफेशनलाइज्ड है, बहुत सलीके से काम करना है। तुम्हें अगर एविडेंस दे रहे हैं तो उनसे पहले तो रिक्वेस्ट करो कि एविडेंस दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, नहीं दे रहे हैं तो उनके जो बॉस हैं मतलब जो टीसीडब्ल्यूजी है उनसे बात करो, वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो फिर से उनसे रिक्वेस्ट करो, फिर भी नहीं कर रहे हैं तो और अदर प्रोसीजर लगा लो, छोड़ो ये नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, दूसरा प्रोसीजर लगा लो, दूसरा प्रोसीजर भी नहीं लग सकता है तो फिर देखो कि अगर तुमको ये नहीं मिल रहा है ओके किसी भी तरह से तो उसका पूरे ओपिनियन पर क्या इफेक्ट हो सकता है, और तुम्हें लगता है कि नहीं यार बहुत ही गंभीर इफेक्ट होगा तो ना ऑडिट से विड्रॉ कर दो, लास्ट ऑप्शन ऑडिट से। लेकिन हम उसको जाके ना कॉलर नहीं कर सकते फिर भी कि भाई तू क्यों नहीं दे रहा, जब इसका मतलब तूने 100% फ्रॉड किया, मुझे दिख ही रहा है कि तूने किया तो ही तू ये चीज छुपा रहा है, हम ये नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डू दैट, है ना। अपने को हर चीज एकदम सुंदर सलीके से या तो ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करके या विड्रॉ करके या कुछ और प्रोसीजर लगा के, मतलब सारा पहले ना जांच पड़ताल अपने से करवाएंगे, मेहनत सारी अपने से कराएंगे, फिर कहीं जाकर अपन किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ओके तो अपने अपने पास एक्शंस भी बहुत लिमिटेड है, अनलिमिटेड एक्शंस नहीं कि यार देख लूंगी, ठीक है, नहीं देखा तो चल तू बाहर मिल, बताती हूँ तेरे को, ये वी कैन नॉट डू, ऐसा अपन नहीं कर सकते। ओके वो बोलेगा ठीक है बाहर मिलो, बाहर ही रहना, दूसरा ऑडिटर हमारे पास बहुत है, हम दूसरा ले लेंगे। ओके तो बहुत लिमिटेड एक्शंस होते हैं अपने पास कुछ भी चीज को फॉर्म करने के लिए। चलो रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऊपर अभी तुमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले का काम यूज में लिया था ना, अब तुम उस पर क्या कर रहे हो, रिलाई कर रहे हो, करो भाई रिलाई करो, तुम पढ़ो पढ़ो नहीं दुखेगा उसका सर, पढ़ो। Where information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management expert. Auditors shall, to the extent necessary, having regard to the significance of that expert's work for the auditor's purpose. अरे ये तीनों बातें ऊपर दी हुई है, जब उस पर तुम रिलाई करते हो तो तुम्हें उसकी कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी तुम उसके मतलब कोई बहुत ही ज्यादा टैक्सेशन के किसी फिगर को तुम मैनेजमेंट एक्सपर्ट के डेटा को यूज कर रहे हो और उस बंदे को टैक्स की नॉलेज ही नहीं, कोई डिग्री नहीं है उसके पास उस तरह की, तो काहे का कॉम्पिटेंट बंदा है वो, काहे का एक्सपर्ट है वो, ठीक है, तो उसकी कॉम्पिटेंस क्या है वो भी तुम्हें एग्जामिन करनी पड़ेगी, तुमको उसके काम को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और appropriateness of the experts audit evidence works as audit evidence for the relevant assertion, कि जो assertion तुम्हें वेरीफाई करना है क्या सच में उसके लिए उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम रेलेवेंट तो है या फिर नहीं है, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के डेफिनेशन यहां देख लेना भाई। लास्ट टॉपिक आपके पास है इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट। चलो पढ़ो। सारा ऑडिट एविडेंस अपन ने क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, एंटिटी को समझ लिया है, सबूत जुटा लिए हैं, अब उस एविडेंस को छोटा सा क्या करना है, आपको इवैल्यूएशन करना है। एक्चुअली जो सबसे मेजर काम है उन्होंने इसको 3 लाइन में देकर खत्म। Audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion. ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 500 आगे। Most of the auditors' work in forming the auditor's opinion consists of obtaining and evaluating audit evidence. हाँ ऑडिटर का काम सिर्फ ऑब्टेन करना नहीं है, इवैल्यूएट करना भी है। आगे Auditor has to conclude whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained to reduce audit risk to an acceptably low level. डेफिनेटली आपको इवैल्यूएट करना क्या है कि जो आपका ऑडिट एविडेंस है वो इतना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है कि आपके ऑडिट रिस्क को उसने लो लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है, मतलब आपका ऑडिट रिस्क उससे क्या हो रहा है, क्या होता है ऑडिट रिस्क, बोलो
अरे बोलो ना, नॉर्मल भाषा में बोलो भाई, तुमसे मैं कोई ऑडिट रिस्क क्या था? हाँ तो बोलो ना, यही बात है, सही बोल रहे हो, क्या था? हाँ, कि भाई ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा या ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट दे देगा जब सच में उसमें मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये क्या है और इसको ही क्या करना है और वो कैसे होगा? ऑडिट एविडेंस से, ठीक है। तो इतने अच्छे एविडेंस होने चाहिए कि जो तुम्हारा रिस्क है वो एक्सेप्टेबल लेवल पर लो आ जाए, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता। क्या हो सकता है? खाली कम ही हो सकता है, पर एक एक्सेप्टेबल लेवल तक कम होना चाहिए, टॉलरेबल लेवल तक कम होना चाहिए, एंड thereby enabling him to draw the reasonable conclusion on which to base his opinion, ठीक है, ताकि वो रीजनेबल कंक्लूजन बना सके जिस पर उसका ओपिनियन बेस्ड होगा। ओके, समझ में आया क्या क्या है तुम्हारा ऑडिट एविडेंस? देखो आज अपन ने कोई वार्तालाप नहीं करी ना बीच में, तो अपना ऐसे कंप्लीट हो गया आज 11:30। अगला कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं रही मैं? 610 इंटरनल ऑडिटर, ठीक। उसके अगला कौन सा? बकवास स्टैंडर्ड है एकदम। सैम्पलिंग दिया हुआ इसके बाद 530। वी कैन डू सैम्पलिंग। इंटरनल ऑडिटर वाला बंद करती हूँ पहले।